पहला क्वेश्चन है ट्रेडिशनली सोर्सेज ऑफ एनर्जी मस्ट बी यूटिलाइज्ड रादर देन ऑप्टिंग फॉर न्यूक्लियर फ्यूल, ऐसा करके लिखा हुआ है। बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो हमें देखना है, और ज्यादातर क्वेश्चन एडजेक्टिव और एडवर्ब के इस बेसिक कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं। वो बेसिक कॉन्सेप्ट आप सब लोग जान रहे होंगे कि एज एडजेक्टिव, अगर कोई एडजेक्टिव है तो उसका प्रयोग हम लोग किसी नाउन या प्रोनाउन, किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए हम करते हैं। अगर कोई एडजेक्टिव है तो उसका यूज नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए होगा, और अगर एडवर्ब है तो एडवर्ब का यूज किसी वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए, किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए, या खुद किसी एडवर्ब को क्वालिफाई करने के लिए किया जाता है। तो ये बेसिक सी चीज हो गई कि एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, और एडवर्ब है तो वो किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या किसी एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा। तो सेंटेंस में अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब यूज हुआ है तो हमें इस चीज का जरूर एनालिसिस करना चाहिए कि क्या ये अपने रूल के हिसाब से सही है या नहीं है। जैसे जब हम इस एग्जाम्पल को पढ़ते हैं तो देखिए यहां लिखा है ट्रेडिशनली सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोर्सेज नाउन है और एक तरीके का प्लूरल नाउन है, और अगर आप देखें तो इस प्लूरल नाउन के पहले ये शब्द आया है ट्रेडिशनली। ये वर्ड अपने आप में एडवर्ब है। जनरली एडवर्ब क्या होते हैं, अलग अलग तरीके के हैं, लेकिन कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो किसी एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ने से बनते हैं। ज्यादातर एडवर्ब एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ने से बनते हैं। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमने देखा कि ये एडवर्ब है और ये इस नाउन के पहले लिखा हुआ है, ट्रेडिशनली सोर्सेज, परंपरागत स्रोत। तो हम सभी लोग जान रहे हैं कि अगर नाउन है और नाउन को क्वालिफाई करना है, हमें नाउन के पहले हमें विशेषता बतानी है, तो नाउन के पहले हम एडवर्ब लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। हमें उसके स्थान पर एडजेक्टिव का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि एडजेक्टिव ही नाउन की विशेषता बताता है। तो वो कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। अब इसका एडजेक्टिव कैसे बनाएं? ऐसे एलवाई वाले एडवर्ब को अगर हमें एडजेक्टिव बनाना है तो हम एलवाई हटा लेंगे, तो यहां पे ये शब्द हो जाएगा ट्रेडिशनल। ये आपका एडवर्ब की जगह क्या हो गया? एडजेक्टिव। जो ट्रेडिशनल शब्द है वो आपका एडवर्ब की जगह एडजेक्टिव हो गया। तो इस हिसाब से सोर्स, अब ये सही हो जाएगा, क्योंकि अभी ये एडवर्ब था, नाउन की विशेषता बता रहा था, गलत था। अब हमने एडवर्ब को एडजेक्टिव बना दिया, तो ये सेंटेंस सही हो गया, क्योंकि एडजेक्टिव ही नाउन की विशेषता बताएगा। तो यहां सही क्या होगा? ट्रेडिशनल की जगह ट्रेडिशनली की जगह ट्रेडिशनल। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। ऑल्दो ही इज माई बूजम फ्रेंड, यद्यपि वह मेरा घनिष्ठ मित्र है, आई कैन नॉट आस्क हिम फॉर मनी, मैं उससे पैसा नहीं मांग सकता हूं, विदाउट एनी विविडली रीजन। फिर सेम वही कॉन्सेप्ट यहां पे भी है, देखिए, विदाउट एनी विविडली रीजन, रीजन आपका नाउन हो गया, और उसके पहले आने वाला ये जो शब्द विविडली है ये आपका एडवर्ब है। नाउन और नाउन के पहले आने वाला शब्द क्या है? एडवर्ब। अब आप जानते हैं कि नाउन की विशेषता अगर हम एडवर्ब से बता रहे हैं तो ये गलत है, ये रॉन्ग माना जाएगा। क्यों? क्योंकि नाउन की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब की जगह किसका प्रयोग करते हैं? एडजेक्टिव। तो आप यहां पे एडजेक्टिव कर लेंगे, और विविडली की जगह क्या हो जाएगा? विविड। क्योंकि ये एलवाई वाला एडवर्ब है, एलवाई वाले एडवर्ब को एडजेक्टिव में अगर हमें बदलना है तो हम एलवाई हटा लेंगे, वो एडजेक्टिव में चेंज हो जाएगा। ये आपका सही हो जाएगा पार्ट। तो सी पार्ट में एरर मानेंगे, जहां विविडली रीजन है वहां पे विविड रीजन हम लोग कर देंगे। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है? अकॉर्डिंग टू द कंसल्टेंट के अनुसार अ मोर डिटेल्ड एनालिसिस, एक अधिक विस्तृत एनालिसिस ऑफ ग्राहकों की नीड्स, ग्राहकों की आवश्यकताओं की, एंड प्रोडक्ट प्राइसिंग, और वस्तुओं के कीमतों की, इज रिक्वायर्ड, आवश्यक है। इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो देखिए लिखा अ मोर डिटेल एनालिसिस। अगर हम इसको थोड़ा सा एनालिसिस करें
क्वेश्चन में भी है, हमें भी एनालिसिस करना है। अ मोर डिटेल एनालिसिस ऐसा लिखा हुआ है। हम सभी लोग जान रहे हैं कि आर्टिकल है, ये नाउन के लिए आता है, तो इसका नाउन तो ये हो गया, एनालिसिस इसका नाउन है, ठीक हो गया। डिटेल इसके बारे में बता रहा है, एनालिसिस कैसा, डिटेल में होना चाहिए, एडजेक्टिव है। मोर डिटेल के बारे में बता रहा है तो एडवर्ब है। तो ये कंस्ट्रक्शन सही लिखा हुआ है, आर्टिकल, एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन। लेकिन जब हम यहां पे देखते हैं एडजेक्टिव की जगह, तो एडजेक्टिव की जगह जो शब्द यूज हुआ है वो है डिटेल। और इसको अगर हम देखें तो डिटेल जो है, यहीं पे मैं बताता हूं, ये जो डिटेल है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या एडजेक्टिव की तरह यूज हो सकती है? नॉट यूज्ड एज एडजेक्टिव। माने कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एडजेक्टिव की तरह नहीं यूज हो सकती है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम एडजेक्टिव की बात करें तो वर्ब की दो फॉर्म हैं। वर्ब अगर एडजेक्टिव की तरह आएगा, कहीं पर भी किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो वो दो रूपों में होता है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के रूप में होगा या वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में होगा। इसके अलावा और कोई भी फॉर्म ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कही जाती है ग्रामर के हिसाब से देखें तो, और ये ग्रामर के हिसाब से पास्ट पार्टिसिपल कही। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की सेकेंड फॉर्म, क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की सेकेंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस ये सारा एडजेक्टिव की तरह काम करेंगी? तो आंसर है नहीं। वर्ब को अगर एडजेक्टिव की तरह यूज करना है तो दो ही फॉर्म होंगी, या तो आईएनजी फॉर्म होगा या थर्ड फॉर्म होगा। फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस, या फिर आपका जो सेकेंड फॉर्म है वो एडजेक्टिव की तरह कार्य नहीं करता है। अगर एडजेक्टिव की तरह कार्य करना है तो या तो आईएनजी फॉर्म आएगा या थर्ड फॉर्म आएगा। अब हम बात करते हैं सेंटेंस की। यहां पर हमने देखा कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लेकिन एज एडजेक्टिव यूज हुई है, तो गलत लिखा गया है। एडजेक्टिव की तरह हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लिख सकते हैं किसी नाउन के पहले, हमें उसको एडजेक्टिव के फॉर्म में लिखना है। तो वर्ब को एडजेक्टिव की तरह लिखना है, या तो आईएनजी होगा या थर्ड फॉर्म होगा। एक पॉइंट, तो इससे हम ये समझ गए कि बी पार्ट में एरर है, यहां डिटेल नहीं होना चाहिए, या तो इसको आईएनजी में लिखें या थर्ड फॉर्म में लिखें। अब बात आई कि क्या ज्यादा बेहतर होगा, एक विस्तृत एनालिसिस, एक अधिक विस्तृत एनालिसिस। तो डिटेलिंग एनालिसिस नहीं होगा, डिटेल्ड एनालिसिस। आपने भी ये चीज पढ़ी होगी, तो यहां पर हम लोग करेक्शन करेंगे इस डिटेल वर्ड में, इसकी जगह हम लोग लिखेंगे डिटेल्ड थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसको बनाएंगे और ये काम करेगी एडजेक्टिव का। तो अब जाके हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। तो करेक्शन करेंगे, डिटेल की जगह क्या होगा, डिटेल्ड। आगे आइए, समझ गए होंगे आप क्वेश्चन को कि अब इस टाइप से भी क्वेश्चन आएगा। दो क्वेश्चन आपने देखे जहां पे एडवर्ब को नाउन के पहले विशेषता बताने के लिए लिखा था, वो गलत था। फिर आपने देखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को एज एडजेक्टिव यूज किया गया है, गलत है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज एडजेक्टिव नहीं आ सकती है, एडजेक्टिव के रूप में आपको आईएनजी या थर्ड फॉर्म यूज करना पड़ेगा। अब अगली वैरायटी का क्वेश्चन देखते हैं। वी आर इंटरेस्टिंग इन परचेजिंग द न्यू लैपटॉप। वी आर इंटरेस्टिंग, अगर आप किसी कार्य को करने में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप एज ए सब्जेक्ट हैं, आप किसी भी चीज को, किसी समथिंग, कोई चीज है, कोई भी वस्तु है, उसको करने में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप कैसे इसको लिखेंगे, इसको बी वर्ब के साथ आप यूज करेंगे। कुछ शब्द हैं जैसे इंटरेस्टेड, बी इंटरेस्टेड, यह एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं ईजेएमआर का, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आप हो गए, आप किसी काम को करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो बी लिखेंगे और उसके साथ ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी जो एज ए एडजेक्टिव की तरह कार्य करेगा। कुछ एग्जाम्पल इसके, जैसे आप सब्जेक्ट हो गया, आई मान लेते हैं सब्जेक्ट की जगह, इसकी जगह मान लेते हैं आई लिखा हुआ है, तो आई एम
इंटरेस्टेड। इसी तरीके से आई एम सरप्राइज्ड। ये मैं कुछ यूज बता रहा हूं जिन पे क्वेश्चन आए हैं, इसमें आईएनजी लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। आई एम सरप्राइज्ड, आई एम थ्रिल्ड, मैं रोमांचित हो गया किसी चीज को देख करके। आई एम शॉक्ड, किसी चीज को देख करके शॉक्ड हो गया। यहां सब्जेक्ट की बात हो रही है, अगर सब्जेक्ट आप हैं, आप किसी चीज को देख करके इंटरेस्टेड हैं, सरप्राइज्ड हैं, थ्रिल्ड हैं, शॉक्ड हैं, तो इस तरीके से थक गए हैं आप, आई एम टायर्ड। तो ये चीज ध्यान रखना है कि यहां पे आपका जो सब्जेक्ट है उसके साथ बी लगाने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के रूप में चीजें नहीं लिखी जाएंगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में चीजों को लिखना है। इसका एग्जाम्पल यहां पे मैंने आपको दे दिया, जैसे आई एम इंटरेस्टेड, आई एम सरप्राइज्ड, आई एम थ्रिल्ड, आई एम शॉक्ड, आई एम टायर्ड, इस तरह से यूज होता है। अगर हम इसमें आईएनजी फॉर्म लगा के लिखेंगे तो ये सारे सेंटेंस गलत हो जाएंगे। तो इस चीज को आपको समझना है कि ये सब्जेक्ट अगर है और सब्जेक्ट अगर खुद सरप्राइज है, खुद इंटरेस्टेड है, खुद थ्रिल्ड है, तो इस तरीके से आप यूज करेंगे। यहां पे थे इस क्वेश्चन में वी आर इंटरेस्टिंग, गलत लिखा हुआ है, और यहां पर हम लोग क्या कर लेंगे, इंटरेस्टेड। तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है आई फाउंड द 2 फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक पार्टिकुलरली इंटरेस्टिंग। मुझे किताब के 2 चैप्टर विशेष तौर पर इंटरेस्टिंग मिले। मैंने ये नहीं कहा पिछले क्वेश्चन में कि इंटरेस्टिंग का यूज नहीं करते हैं। अगर हम किसी चीज में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि मैं उस काम में इंटरेस्टेड हूं। वो चीज अपने आप में इंटरेस्टिंग हो सकती है। द बुक इज इंटरेस्टिंग, द फिल्म इज इंटरेस्टिंग, द जर्नी इज इंटरेस्टिंग, एंड आई एम इंटरेस्टेड टू रीड दिस बुक, या आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस, इस तरह से। चलिए, आई फाउंड द 2 फर्स्ट चैप्टर, यहां पे क्या कॉन्सेप्ट है, यहां पे कॉन्सेप्ट है कि अगर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये नंबरिंग, और उसके बाद 1 2 3 ये नंबरिंग, अगर ये दोनों साथ साथ आए हैं कहीं पर भी, इन दोनों को अगर साथ साथ लिखा गया है कहीं पर, तो हम किसको पहले लिखें किसको बाद में लिखें। तो उसका कॉन्सेप्ट है कि पहले आप फर्स्ट, सेकंड ये वाली चीजों को लिखेंगे, देन आप 1 2 इन चीजों को लिखेंगे, और उसके बाद फिर आप नाउन इत्यादि लिख रहे हैं। ये इस तरह से फर्स्ट सेकंड पहले लिखा जाता है, 1 2 3 4 वाली चीजें बाद में लिखी जाती हैं। यहां पे आप देखें द 2 फर्स्ट लिखा हुआ है, गलत है। पहले हमें फर्स्ट को लिखना पड़ेगा, द फर्स्ट सेकंड थर्ड ये चीज पहले आएंगी, 1 2 वाली चीज बाद में आएंगी। उसके बाद आप 2 कर देंगे, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। टिक कर लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द सिम्टम्स ऑफ इमिनेंट रेन्स। सिम्टम्स माने लक्षण, किस चीज के लक्षण, एमिनेंट रेन्स। कभी कभी इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है, इसे हम लोग कहते हैं, ये किस टाइप का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है एडजेक्टिव के होमोफोन्स पे आधारित या सिमिलर वर्ड्स पे आधारित। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो मिलते जुलते हैं काफी, तो वहां पर रॉन्ग वर्ड यूज कर दिया जाता है, या तो होमोफोन्स कहते हैं या रॉन्ग वर्ड कह सकते हैं। तो हमें पढ़ते समय सेंस भी निकालना पड़ता है कि भाई क्या सही वर्ड यूज हुआ है। जैसे यहां पे वर्ड यूज हुआ एमिनेंट, एमिनेंट माने विद्वान, और एक शब्द होता है इमिनेंट। इमिनेंट माने आसन, माने अपकमिंग। जो आने वाला है। तो
विद्वान इसका सेंस हुआ, इसका सेंस आसन या अपकमिंग आने वाली चीजों के लिए यूज होता है। दोनों का प्रोनाउंसिएशन लगभग मिलता जुलता है, तो इसका फायदा उठा करके कई बार राइटर क्वेश्चन बनाता है या एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, और खासकर ऐसे शब्दों को जो सेंस में काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं या जिनकी मीनिंग में काफी ज्यादा आपको एक समरूपता लगती है। अगर आप वहां डिफरेंस नहीं जान रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। तो यहां देखिए क्या कर रहा था, सिम्टम्स ऑफ इमिनेंट रेन्स, बारिश की बात हो रही है। विद्वान बारिश का तो यहां सेंस नहीं होगा, यही सेंस होगा द सिम्टम्स ऑफ इमिनेंट रेन्स, माने वो बारिश जो आने वाली है, आने वाली बारिश के लक्षण कैन बी सेंस्ड, महसूस किए जा सकते हैं बाय इक्विपमेंट, उपकरणों के द्वारा, इन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मौसम विभाग में। तो यहां आसन्न बारिश या आने वाली बारिश का सेंस है, तो आने वाली बारिश का सेंस है तो इमिनेंट का यूज करना चाहिए। ये शब्द सही नहीं मिल रहा है मीनिंग के हिसाब से, इसकी जगह हम लोग इमिनेंट कर लेंगे तो सही हो जाएगा। तो देखिए इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं जहां पे मिलते जुलते या उससे गलत शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है, इसको भी आप ध्यान देंगे। इस टाइप के देखेंगे कहीं एरर इस तरह से ना हो। दे एप्रिसिएटेड हिज होल हार्टेड कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोशल कॉज, उसने एप्रिसिएट किया, हिज माने उसके, होल हार्टेड पूरे मन से किए गए, कॉन्ट्रीब्यूशन माने योगदान को, टू द सोशल काज सामाजिक कार्य के प्रति, सही लिखा हुआ है। यहां पे जो बात मैं बताना चाह रहा हूं आप ध्यान दीजिएगा, कभी कभी इस तरीके से लिखा रहता है, एक ये शब्द है होल हार्टेड और एक ये शब्द है होल हार्टेड, तो ये शब्द HE, देखिए हर्ट यहां भी है, हर्ट यहां भी है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, ये HURT है, दोबारा से लिख दे रहा हूं, होल हार्टेड, और दूसरा वर्ड है होल हार्टेड, इसका मतलब होता है पूरे मन से। और ये होल हार्टेड अलग है, ये हर्ट से है, नुकसान पहुंचाने के सेंस में, नुकसान के सेंस में है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर पूरे मन से है तो ये होल हार्टेड, अब दोनों का प्रोनाउंसिएशन देखिए सेम है, होल हार्टेड यहां भी, होल हार्टेड यहां भी, मिलता जुलता है। अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है और एसएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा है, जहां पे ये आना चाहिए पूरे मन से, जहां सेंस होना चाहिए वहां पे आप ये वर्ड दे दिया जाता है। लेकिन फिलहाल यहां पर देखें तो यहां सही लिखा हुआ है होल हार्टेड कॉन्ट्रीब्यूशन, दिल से किया गया योगदान, तो सही है और इसमें कोई एरर नहीं है। लेकिन ऐसी एरर आ सकती है, कई बार इस मीनिंग में ये वर्ड लिखा जाता है, तो ये चीज आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आवर न्यू प्लेग्राउंड इज बिग एंड क्लीनर देन देयर्स, हमेशा ध्यान रखिए एंड से अगर आप दो एडजेक्टिव को जोड़ रहे हैं तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आप एंड से दो एडजेक्टिव को, एंड या और से दो एडजेक्टिव को जोड़ रहे हैं तो इनकी डिग्री सेम होनी चाहिए। अब आप, मैं मान के चला हूं कि आप CHSL का एग्जाम देने जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ाई होगा, डिग्री इत्यादि जान रहे होंगे कि कोई भी एडजेक्टिव पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव 3 अलग अलग डिग्रियों में लिखा जाता है। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो कह रहा है अवर प्लेग्राउंड इज बिग एंड क्लीनर देन, यहां पे बिग एंड क्लीनर देन ऐसे लिखा हुआ है। अगर आप देखें तो ये बिग पॉजिटिव डिग्री है और ये क्लीनर कंपैरेटिव डिग्री है। तो एक पॉजिटिव एक कंपैरेटिव को एंड से जोड़ रहे हैं, सही नहीं है, गलत माना जाएगा। दोनों को एक में करिए, सेम करिए। तो क्या करें, दोनों को पॉजिटिव में बदल दें या दोनों को कंपैरेटिव में बदल दें, क्या करना ज्यादा सही रहेगा? ये आप अपने मन से नहीं करेंगे, ये सेंटेंस की मांग के हिसाब से करेंगे। आप कहीं सोच लेंगे सर क्लीनर को क्लीन कर दीजिए सही हो जाएगा, तो आपको बी पार्ट में एरर माननी पड़ेगी। आप कहेंगे बिग को बिगर कर दीजिए, कंपैरेटिव बना दीजिए तो सही हो जाएगा, तो आपको ए पार्ट में एरर माननी पड़ेगी। तो क्या सही रहेगा? सेंटेंस को देखिए, सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री की जरूरत है कि कंपैरेटिव की? यहां दो चीजों में तुलना हो रही है, हमारे प्लेग्राउंड की और उसके प्लेग्राउंड की। देन लगा हुआ है
तो ऐसे में कंपैरेटिव डिग्री लिखना ही ज्यादा उचित रहेगा। तो इसलिए क्लीनर को हम लोग सही मानेंगे, जो बिग है उसको भी कंपैरेटिव में बदलेंगे, यानी इस पार्ट में इधर लेंगे ए में और इसका कंपैरेटिव बनेगा बिगर। ठीक कर लीजिए, सही हो जाएगा। आगे आइए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है बोथ बसंत एंड सुमित आर एक्सीलेंट वर्कर। बसंत और सुमित एक्सीलेंट वर्कर्स हैं, बट द लेटर इज बेस्ट देन द फॉर्मर। हमेशा ध्यान दीजिए, दो लोग हैं, उनमें अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, उनमें हम तुलना कर रहे हैं, तो हम कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे। लेकिन एक तरफ एक आदमी और दूसरी तरफ एक से ज्यादा लोग हैं, तो ऐसे में तुलना करने के लिए कंपैरेटिव ठीक नहीं है। आपको कौन सी डिग्री लिखनी पड़ेगी? सुपरलेटिव। और जब एक ही व्यक्ति है, इसी व्यक्ति की कोई क्वालिटी बतानी है, तो फिर आप पॉजिटिव डिग्री लिखिए। ये एडजेक्टिव के डिग्री का एनालिसिस है कि कब हम पॉजिटिव, कब कंपैरेटिव और कब सुपरलेटिव लिखते हैं। यहां बसंत और सुमित दो लोग हैं और दो लोगों में तुलना हो रही है और कह रहा है कि जो बाद वाला है वो बेहतर है पहले वाले से। तो दो लोगों में तुलना हो रही है, देन भी लिखा हुआ है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग गलत मान लिया जाएगा। इसकी जगह हम लोग कंपैरेटिव लिखेंगे और बेस्ट का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा? बेटर। ये सही हो जाएगा आपका। समझ गए? सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल कॉन्सेप्ट पे था। आगे आइए। दिस फोटोग्राफ वाज कंपैरेटिवली बेटर। हमेशा ध्यान दीजिए, कंपैरेटिवली के साथ हम कंपैरेटिव डिग्री नहीं लिखते हैं। कंपैरेटिवली के साथ हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। तो दो तरीके हैं, या तो आप दो तरीके क्या है कि भाई देखिए, बेटर देन कंपैरेटिव डिग्री लिखी है, दो चीजों में तुलना हो रही है, आप इसको हटा दीजिए तो भी सही हो जाएगा। बस सही हो गया सेंटेंस। भाई कंपैरेटिव डिग्री तो है ही है बेटर, आगे देन लिखा हुआ है, कंपैरेटिवली लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कंपैरेटिवली भी लिखेंगे और कंपैरेटिव डिग्री भी लिखेंगे, दोनों साथ साथ लिखेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, सुपरफ्लुअस उसका सेंस हो जाएगा, दो सेंस एक साथ आ जाएंगे। तो कंपैरेटिवली के साथ कंपैरेटिव डिग्री मत यूज करिए, या तो इसको पॉजिटिव में बदल दीजिए या उसको हटा दीजिए तो भी सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। ए पार्ट में एरर मान लेंगे हम लोग। और दूसरा तरीका है कि हम बेटर को गुड में बदल दें तो भी सही हो जाएगा। आगे आइए, अगला क्वेश्चन। हिज टीचर टॉट हिम टू कंसीड दैट द मून इज वन ऑफ द मोस्ट माइनर एलिमेंट ऑफ द कॉस्मोस। क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट कहता है माइनर, मेजर, इंटीरियर, एक्सटीरियर। ये जो वर्ड है यूज्ड ओनली इन पॉजिटिव डिग्री। पहला कॉन्सेप्ट केवल पॉजिटिव डिग्री में यूज होते हैं और शुड नॉट यूज, हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए मोर आर मोस्ट बिफोर। दो कॉन्सेप्ट हमने देखे। क्या थे कॉन्सेप्ट? कि माइनर, मेजर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, ये जो वर्ड हैं ये केवल पॉजिटिव डिग्री में यूज होते हैं और इसलिए इनके पहले मोर या मोस्ट लगा के इनको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाने की आवश्यकता नहीं है, ना ही ये बन सकते हैं। या सरल शब्दों में कहें कि इनके पहले मोर या मोस्ट नहीं लगाते हैं, कहीं लगा है तो गलत लिखा हुआ है। यहां माइनर शब्द आया है, उसके पहले ये देखिए मोस्ट लगाया गया है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसको हटा देंगे तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। सी पार्ट मिरर है, मोस्ट को हटा दीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। आगे अगला, नो स्टेशन ऑन द सेक्टर ऑफ द रेलवे इज एज मॉडर्न एज क्लीन एज दिस स्टेशन इज। ये देखिए किस कॉन्सेप्ट पे है, इसका पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये पहले क्वेश्चन है जिसका समाधान हमें कॉन्सेप्ट से देखना है।
क्वेश्चन ये है कि अगर हम दो चीजों में कंपैरिजन कर रहे हैं, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, बड़े सरल शब्दों में आपको समझाऊंगा। अगर ए और बी में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, और तुलना करने के लिए हमने एज, सो एज या कुछ और का यूज किया है, और यहां पर चाहे इस जगह चाहे यहां पर नो, एनी, ऑल, मोस्ट जैसे शब्द हैं, इनके साथ अदर, ये अदर जो है ये होगा या नहीं होगा, इसी को समझना है। ये अदर रहेगा या नहीं रहेगा। पहला कॉन्सेप्ट अदर नहीं होगा, दूसरा कॉन्सेप्ट है अदर होगा। तो किस कंडीशन में होगा और किस कंडीशन में नहीं होगा इसको भी देख लेते हैं। जब दो चीजों में हम कंपैरिजन कर रहे हैं ए और बी में, तो क्या इन शब्दों के साथ अदर लिखना है। तो पहला पॉइंट कह रहा है अदर नहीं होगा और दूसरा कह रहा है अदर होगा। तो पहले देखते हैं अदर होगा ये किस कंडीशन में है। अगर मान लीजिए किसी एक ग्रुप है, इसमें लोग हैं ए बी सी डी ई एफ, किसी ग्रुप के एक सदस्य की तुलना उसी ग्रुप के अन्य लोगों से की जा रही है। फिगर से समझिए, किसी ग्रुप के एक व्यक्ति की तुलना उसी ग्रुप के अन्य लोगों से की जा रही है, तो हम अदर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप इसकी तुलना इससे कहेंगे, आप मान लो कहते हैं कि ये आदमी बेहतर है इस ग्रुप के अन्य लोग इस ग्रुप से, तो इस ग्रुप में तो ये भी शामिल है, तो आपको ऐसा बोलना पड़ेगा कि ये आदमी अपने ग्रुप के अन्य लोगों से बेहतर है। नहीं तो अगर आप ऐसा नहीं बोलेंगे तो ये भाव आएगा कि ये आदमी अन्य लोगों से तो बेहतर है, ये अपने आप से भी बेहतर है, तो गलत सेंस हो जाएगा। तो अगर किसी व्यक्ति की तुलना उसी ग्रुप के अन्य लोगों से की जा रही है तो आप अदर लगाएंगे। दूसरा देखें, इसी ये चीज आप फिगर माइंड में रखिएगा, इसका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अब यहां पे मैं ए की तुलना अगर इस ग्रुप से करूं तो देखिए क्या ए इस ग्रुप में है, नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में अदर लिखने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के रूप में समझिए, अगर दिल्ली की तुलना भारत के शहरों से की जा रही है, दिल्ली की तुलना भारत के शहरों से की जा रही, तो दिल्ली भी भारत का शहर है, ये मान लीजिए दिल्ली है, ये सब शहर है, तो दिल्ली की तुलना अगर भारत के शहरों से करेंगे तो दिल्ली भी भारत का शहर है। ऐसी कंडीशन में हमें अदर लगाना पड़ेगा, नो, एनी, ऑल और मोस्ट जैसे शब्दों के साथ। और अगर दिल्ली की तुलना पाकिस्तान के शहरों से करेंगे तो ऐसी कंडीशन में हमें अदर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दिल्ली पाकिस्तान का शहर नहीं है। यहां कह रहा है नो स्टेशन ऑन दिस सेक्टर, इस सेक्टर का कोई भी रेलवे स्टेशन उतना मॉडर्न और उतना क्लीन नहीं है जैसे कि ये स्टेशन। तो ये सेक्टर वही है, उसी सेक्टर में ये भी स्टेशन है जिसकी तुलना उस सेक्टर के अन्य स्टेशनों से की जा रही है। यानी ये वाला पॉइंट बन रहा है कि ये स्टेशन है, इसकी तुलना इस सेक्टर के अन्य स्टेशनों से की जा रही है, तो ये स्टेशन भी इसी सेक्टर में शामिल है। तो शामिल है तो अदर का प्रयोग करना पड़ेगा। यहां नो के साथ अदर लगा लेंगे, नो अदर स्टेशन, सेंटेंस सही हो जाएगा। ए पार्ट में ही रह रहे हैं, समझ गए होंगे। इस फिगर से आप अच्छे से कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। दिल्ली इज फार बेटर देन एनी अदर मेट्रोपोलिस ऑफ पाकिस्तान, कॉन्सेप्ट वही है। क्वेश्चन यहां दिल्ली की तुलना पाकिस्तान के शहरों से की जा रही है, तो दिल्ली क्या पाकिस्तान का शहर है? नहीं है। तो यहां दूसरे वाले फिगर का रूल लगेगा, ये वाला, ये दिल्ली है, इसकी तुलना पाकिस्तान के शहरों से की जा रही, दिल्ली इस ग्रुप में शामिल नहीं है, ऐसे में अदर नहीं लगाएंगे। तो यहां देखिए नो, एनी, ऑल और मोस्ट के साथ जो अदर लिखा हुआ है वो गलत माना जाएगा। बी पार्ट में लेंगे, अदर हटा देंगे, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। पीछे इसका कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, उसी के आधार पर इसको करना है। इन द गार्डन आर देयर द मोर ब्यूटीफुल फ्लावर एंड सिल्वर, पीछे कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। जब नॉर्मली किसी की विशेषता बतानी है और तुलना नहीं की जा रही है तो कंपैरेटिव डिग्री अनायास नहीं आती है। ऐसी कंडीशन में आपको पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करना होता है। एसएससी का ही क्वेश्चन है ये, बगीचे में, ये शुरू में एडवर्ब ऑफ प्लेस लिखा हुआ है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। और अगर एडवर्ब ऑफ प्लेस किसी सेंटेंस की शुरुआत में लिखा रहता है तो वो साधारण वाक्य में सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं बनता है, बल्कि ये स्ट्रक्चर बनता है वर्ब प्लस सब्जेक्ट, इस तरीके से। तो यहां देखिए इन द गार्डन एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जगह को दर्शा रहा है, इसके बाद ये वर्ब आ गई और फिर सब्जेक्ट आ रहा है, तो ठीक है, ये सही लिखा हुआ, यहां कोई एरर नहीं है।
लेकिन द मोर ब्यूटीफुल फ्लावर एंड सिल्वर बेल्स, सुंदर फूल और सिल्वर बेल्स हैं, किसी की तुलना किसी से की ही नहीं जा रही है। तेरा बगीचे में सुंदर फूल और बेल्स हैं, तो जब बगीचे में फूल और बेल्स हैं उसकी तुलना किसी और से नहीं हो रही है, तो कंपैरेटिव डिग्री लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसका पॉजिटिव फॉर्म यूज करिए, मैनी। देयर आर मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड सिल्वर बेल्स। जब कंपैरिजन ना हो, केवल विशेषता बताई जाए, तो हम मैनी का प्रयोग करेंगे। तो मोर की जगह मैनी कर लेंगे। बी पार्ट में एरर थी, सही हो जाएगा। समझ गए होंगे, कॉन्सेप्ट मैंने पीछे डिस्कस किया है। कंपैरिजन में कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरिजन नहीं हो रहा है तो पॉजिटिव डिग्री, और एक से ज्यादा लोगों में हो रहा है तो सुपरलेटिव डिग्री। बोथ मिसेस सरधना एज वेल एज मिसेस सहगल। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट कहता है बोथ से अगर आप दो चीजों को जोड़ रहे हैं, ए और बी को, तो इसके साथ एंड लगाते हैं, एंड लगाते हैं, एज वेल एज, एज वेल एज का प्रयोग नहीं करते हैं। बोथ साधना और सहगल की बात हो रही, इसके साथ एज वेल एज लगाया गया है, गलत है, एंड का प्रयोग कर लेंगे, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, द टू बॉयज आर फाइटिंग वन अनदर। दो लोग अगर हैं तो दो लोगों के लिए हम लोग ईच अदर का प्रयोग करते हैं। अब मोर देन टू, और जब दो से ज्यादा लोग होते हैं तो हम लोग वन अनदर का प्रयोग करते हैं। आपस में, हिंदी निकलेगी आपस में। तो यहां दो ही बच्चे हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, तो दो लोगों के लिए वन अनदर गलत माना जाएगा। इसकी जगह आप क्या यूज करेंगे? ईच अदर। ईच अदर कर लेंगे, सही हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ गए, दो लोगों के लिए ईच अदर, दो से ज्यादा के लिए वन अनदर। हिंदी निकलेगी आपस में। इफ यू डिसाइड टू होल्ड द फंक्शन इन कोलकाता, नॉट मच ऑफ अस। हमेशा ध्यान रखिए, मच, इसका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। ये एडजेक्टिव है, मच एडजेक्टिव है, इसका पहले प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले। और जो मैनी है इसका प्रयोग काउंटेबल प्लूरल नाउन के पहले करते हैं। दोनों का मीनिंग वही है, अधिक। ये दोनों ही एडजेक्टिव हैं, मच और मैनी। तो मच अनकाउंटेबल नाउन के पहले और मैनी काउंटेबल प्लूरल नाउन के पहले। कह रहा है नॉट मच ऑफ अस। अस माने हम लोग, हम लोग तो काउंटेबल हो गए ना, और काउंटेबल हो गए तो उसके पहले मच नहीं आएगा, क्या आएगा? मैनी। तो यहां कर लीजिए नॉट मैनी ऑफ अस, ये सही हो जाएगा। आगे, देयर इज नॉट मैनी ट्रैफिक अलोंग द स्ट्रीट वेयर आई लिव। काफी ज्यादा ट्रैफिक अनकाउंटेबल नाउन है, फिर वही कॉन्सेप्ट है, देखिए कॉन्सेप्ट वही है, ट्रैफिक अनकाउंटेबल नाउन है। और अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके पहले मैनी लगाएंगे, गलत माना जाएगा। क्या लगाना पड़ेगा? मच। देयर इज नॉट मच ट्रैफिक अलोंग द स्ट्रीट वेयर आई लिव। ट्रैफिक अनकाउंटेबल नाउन है, उसके पहले मैनी की जगह क्या करेंगे? मच। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं मैनी मच से, जो नाउन से रिलेटेड होते हैं। एडजेक्टिव आप लिख रहे हैं तो वो नाउन के अनुरूप होना चाहिए। नाउन अनकाउंटेबल, काउंटेबल दो तरीके से होता है, तो उसके पहले आने वाला एडजेक्टिव प्लूरलिटी और सिंगुलरिटी के फॉर्म में भी उससे मैच करना चाहिए। इस आधार पे भी क्वेश्चन आते हैं। इज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 सन्स नाइदर हैज एनी मेरिट। देखिए नाइदर और आइदर, इनका प्रयोग दो लोगों के लिए और टू, दो चीजों के लिए करेंगे, चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो। अब अगर दो से ज्यादा लोग हैं तो नाइदर की जगह नन लगाइए और आइदर की जगह एनी लगाते हैं, फार मोर देन टू, एज एन प्रोनाउन या एडजेक्टिव। तो यहां देखिए लिखा हुआ है नाइदर हैज एनी मेरिट, किसी में कोई भी गुण नहीं है उनके 3 लड़कों में से। कितने लड़के हैं? 3, दो से ज्यादा हो गए। नाइदर और ईदर और नीदर ये दो ही लोगों के लिए आएगा। दो से ज्यादा लोग हैं तो हम नन और एनी का प्रयोग करेंगे। तो यहां नीदर जो वर्ड है
उसको हम लोग गलत मानेंगे और उसकी जगह नन का प्रयोग करेंगे। क्योंकि 2 से ज्यादा लोगों की बात हो रही है और मोर देन 2 हो तो नीदर की जगह नन और इधर की जगह एनी का प्रयोग करते हैं। आगे आइए, नीदर ही और हिज ब्रदर, ये क्वेश्चन कल एसएससी सीजीएल में आया था इंप्रूवमेंट में, तो इसलिए मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन दे दिया आपको। सिंपल है, ये आप भी जान रहे होंगे। इधर के साथ और लगाते हैं, इसके साथ एंड, इल्स, ये सारे शब्द नहीं आते। इसी तरीके से नीदर के साथ नॉर लगाते हैं, इसके साथ भी और, एंड, इल्स, ये सारे शब्द नहीं आते। तो नीदर ही और गलत है, यहां पे नॉर कर लीजिए, सही हो जाएगा। ये कल शिफ्ट 3rd में पूछा गया था सीरियल में, नीदर नॉर के कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन। आगे आइए, यू मस्ट इधर पे द बिल एट वंस इल्स रिटर्न। देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया, इधर के साथ आपको मैंने बताया है इल्स नहीं आएगा और आएगा, और कर लीजिए, सही हो जाएगा। पीछे कॉन्सेप्ट लिख चुका हूं, दोबारा से यहां लिखने की आवश्यकता नहीं है। आई ऑफन गिव हिम मनी एंड आई गेव हिम फ्यू यस्टरडे आल्सो। मैं प्राय उसे कुछ पैसा देता हूं और मैंने कल भी कुछ पैसा उसको दिया। पहले तो 2 कॉन्सेप्ट समझना है। देखिए जो फ्यू है, अ फ्यू और द फ्यू। पहला पॉइंट तो ये अनकाउंटेबल प्लूरल के साथ यूज होते हैं, सॉरी, ये काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ यूज होते हैं, काउंटेबल प्लूरल नाउन। और अगर अनकाउंटेबल नाउन है, कोई ऐसा नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल कैटेगरी का नाउन है, तो आप फ्यू की जगह लिटिल, आ फ्यू की जगह अ लिटिल और द फ्यू की जगह द लिटिल का प्रयोग करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट तो ये हो गया कि फ्यू अलग आता है, और इसी आधार पे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है, देखिए, मैं प्राय उसे पैसा देता हूं और मैंने कल भी उसे कुछ पैसे दिए। मनी है, रुपीज नहीं है, ध्यान दीजिएगा, मनी है, मनी अनकाउंटेबल माना जाएगा। तो यहां फ्यू गलत है, पहला पॉइंट। लिटिल का यूज करेंगे, लेकिन क्या लिटिल सही रहेगा, इस पे क्वेश्चन मार्क है। अब अगला कॉन्सेप्ट देखिए, एक कॉन्सेप्ट तो इसमें लग गया, अब अगला कॉन्सेप्ट लिटिल और अ लिटिल। लिटिल निगेटिव सेंस में, नहीं के अर्थ में, और अ लिटिल पॉजिटिव सेंस में। यानी कुछ के अर्थ में, कुछ या थोड़ा। अ लिटिल, पॉजिटिव सेंस में होगा, कुछ या थोड़ा इसका सेंस निकलेगा। अब यहां पे आप देखिए सेंटेंस का सेंस क्या है, ये इंप्रूवमेंट इत्यादि में परेशान कर सकता है। मैं प्राय उसे पैसा देता हूं और मैंने कल भी उसे पैसा नहीं दिया, ऐसा भाव नहीं है। मैं प्राय उसे पैसा देता हूं और मैंने कल भी उसे पैसा दिया। तो कल भी पैसा दिया पॉजिटिव सेंस है, इसलिए लिटिल लिखना भी यहां गलत होगा, यहां अ लिटिल होगा। कर लीजिए, सही हो जाएगा बी पार्ट मेरा। तो देखिए इरर कैसे आइडेंटिफाई किया हमने, सेंस के आधार पे कि भाई फ्यू नहीं होगा, लिटिल होना चाहिए क्योंकि मनी की बात हो रही है, और लिटिल की जगह अ लिटिल होना चाहिए। यही रुपीज होता तो फ्यू सही होता। ही इज सो लेजी दैट, वह इतना आलसी है कि ही टेक्स अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम, वह काफी समय लेता है, टू कंप्लीट सच अ स्मॉल पीस ऑफ वर्क, एक छोटे से कार्य को करने में। टाइम समय के सेंस में अनकाउंटेबल है, टाइम समय के सेंस में अनकाउंटेबल है। अ लार्ज नंबर ऑफ, ये जो वर्ड है ये प्लूरल नाउन के पहले लिखा जाता है। आप देख रहे होंगे एक ही टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं, समझ गए होंगे। ए लार्ज नंबर ऑफ प्लूरल नाउन के पहले लिखा जाता है। तो एक इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे सामने, जिसमें हम देखेंगे कि जो एडजेक्टिव है वो नाउन की सिंगुलरिटी प्लूरलिटी से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बहुत सारे एडजेक्टिव नाउन की सिंगुलरिटी प्लूरलिटी से मैच करने चाहिए। जिन एडजेक्टिव के साथ अनकाउंटेबल नाउन आता है या अनकाउंटेबल नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव लिख रहे हैं
नंबर के हिसाब से, तो वो ऐसा होना चाहिए जिसको हम अनकाउंटेबल में यूज कर सकें। और अगर कोई नाउन आपका प्लूरल है तो उसके साथ इस टाइप का एडजेक्टिव हो जो प्लूरलिटी के सेंस को दर्शाता हो। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में द राइजर पूछा सर ये लाइव या रिकॉर्डेड? लाइव चल रहा भाई, रिकॉर्डेड नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा देखता नहीं हूं क्योंकि भटक जाता है फिर कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, इसलिए लाइव ही चल रही है, रिकॉर्डेड नहीं है। अब देखिए आराम से। He is so lazy that he takes a large number of time to complete such a small piece of work. तो a large number of, ये गलत लिखा हुआ है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि टाइम अनकाउंटेबल है। तो क्या लगाएं? टाइम के साथ क्या लिख सकते हैं? अलॉट ऑफ टाइम कर दीजिए, यहां पे करेक्शन करेंगे, अ लॉट ऑफ, ऐसा कर देंगे, सही हो जाएगा यहां पर, ठीक है। अलॉट ऑफ, अलॉट ऑफ, इसका प्रयोग हम अनकाउंटेबल नाउन के पहले करते हैं और काउंटेबल नाउन के साथ भी आता है, दोनों के साथ इसकी मैचिंग है। तो फिलहाल सही हो जाएगा। अलॉट ऑफ टाइम माने काफी ज्यादा समय, सही कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन, नो लेस देन 50 स्टूडेंट्स केम फॉर द हंगर स्ट्राइक। लेस लिखा हुआ है और यहां 50 स्टूडेंट्स है, 50 विद्यार्थी। देखिए लिटिल, लेस और लीस्ट, लिटिल का ही भाई है, लिटिल, लेस और लीस्ट, ये सारी, ये किसके साथ आता है? इसका प्रयोग आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। और अगर काउंटेबल प्लूरल नाउन है कोई, अगर कोई प्लूरल नाउन है तो लिटिल की जगह फ्यू हो जाएगा, लेस की जगह फीवर हो जाएगा, इस तरीके से। तो यहां नो लेस देन कंपैरेटिव डिग्री है तो लेस नहीं लगाएंगे क्योंकि 50 विद्यार्थियों की बात हो रही है, ये एक तरीके का प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के साथ लेस न लगा के कंपैरेटिव फॉर्म में ही लिखेंगे क्योंकि आगे देन लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, आगे देन लिखा हुआ है तो कंपैरेटिव लिखना है, तो फ्यू का कंपैरेटिव फीवर कर लीजिए, सही हो जाएगा सेंटेंस। आगे आइए, द सॉइल वाज, तो देख रहे हैं ये एडजेक्टिव और नाउन के मैचिंग पर आधारित क्वेश्चन है। द सॉइल वाज मॉइस्ट, मिट्टी काफी गीली थी। हैड देयर वाज लिटिल रेन द डे बिफोर, लिटिल और अ लिटिल मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। मिट्टी गीली थी इसका मतलब बारिश हुई कि नहीं हुई, मिट्टी गीली है इसका मतलब बारिश हुई, लेकिन यहां पे केवल लिटिल लिखा हुआ है, लिटिल का मतलब नहीं होता है, जबकि ये भाव नहीं है, यहां पे भाव है कि थोड़ी बारिश हुई, थोड़ी बारिश, कुछ का सेंस है, और कुछ का सेंस है, इसके लिए हमें अ लिटिल लिखना पड़ेगा, अ लिटिल रेन। तो यहां बी पार्ट में एरर मानेंगे, जहां लिटिल लिखा हुआ है वहां पे अ लिटिल हो जाएगा क्योंकि भाव यह है कि मिट्टी गीली है, इसका मतलब थोड़ी बारिश हुई है। आगे आइए, द शॉपकीपर वाज प्लीज्ड, शॉपकीपर खुश था, व्हेन वी टोल्ड हिम, जब हमने उसे बताया, दिस काइंड ऑफ मैंगोज, देखिए दिस काइंड ऑफ, दिस काइंड्स ऑफ मैंगोज, इस तरीके के आम, वेरी डिलीशियस, बहुत स्वादिष्ट थे। हमेशा ध्यान रखिए आप, सिंपल पॉइंट है, दिस, दैट, इनके साथ नाउन सिंगुलर होता है और दीज, दोज, इनके साथ प्लूरल नाउन होता है। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को हम देखें तो काइंड्स ऑफ मैंगोज प्लूरल लिखा हुआ है, यहां दिस लिखने की जगह क्या कर देंगे, दीज, दीज करेंगे तो सही हो जाएगा। यानी बी पार्ट में एरर है, जहां दिस लिखा हुआ है वहां दीज कर लीजिए। आगे देखिए प्लूरल है, दीज काइंड्स ऑफ मैंगोज, तब जाके ये सही होगा, दिस के साथ सिंगुलर आता है, लेकिन चूंकि आगे प्लूरल है, काइंड्स ऑफ मैंगोज, प्लूरल चीजें लिखी गई हैं, आगे वह भी प्लूरल लिखी हुई है, इसलिए हम लोग दिस काइंड न करके दीज काइंड्स कर लेंगे, काइंड का प्लूरल बना देंगे। समझ गए होंगे आप, दिस दैट के साथ सिंगुलर नाउन, दीज दोज के साथ प्लूरल नाउन। ये प्लूरल नाउन काइंड्स लिखा हुआ था, इसके साथ दिस लिखना सही नहीं है, दीज लिखना सही रहेगा। He had been extreme interested, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड था। इंटरेस्टेड क्या है, एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है, या हैड बीन इंटरेस्टेड वर्ब भी है आपकी, वर्ब की तरह है। और वर्ब की विशेषता हम किससे बताते हैं, एडवर्ब से, चाहे एडजेक्टिव हो चाहे वर्ब हो,
उसकी विशेषता एडवर्ब से बताते हैं। एक्सट्रीम एडवर्ब नहीं है, ये खुद एडजेक्टिव है, एक्सट्रीम एडजेक्टिव है, एक्सट्रीम एडजेक्टिव है, हमें इसका एडवर्ब बनाना पड़ेगा। एक ही रास्ता है, एलवाई लगाइए, एक्सट्रीमली, ऐसा कर दीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। ए पार्ट में एरर है, एक्सट्रीम को हटाएंगे, उसकी जगह एक्सट्रीमली कर देंगे, सही हो जाएगा। समझ गए कॉन्सेप्ट, मैंने पीछे डिस्कस किया, इसलिए बहुत परेशान नहीं होते हैं इसमें। व्हेन आई मेट हिम, जब मैं उससे मिला, ही सीम्ड एंग्रीली, वो काफी नाराज प्रतीत हुआ। देखिए नया कॉन्सेप्ट, वर्ब है, वर्ब की विशेषता आप एडवर्ब से बताते हैं, वर्ब की विशेषता एडजेक्टिव से नहीं बताते हैं, ठीक है, ये हो गया। लेकिन कुछ वर्ब एक्सेप्शन में है, कुछ वर्ब एक्सेप्शन में है, अपवाद में है। कौन कौन सी वर्ब है मैं लिख रहा हूं, सीम, अपीयर, माने प्रतीत होना, मीनिंग जरूर ध्यान दीजिएगा, यहां पे सेंस का बड़ा महत्व है, गलत मीनिंग निकालेंगे तो नहीं रूल लगेगा। सीम अपीयर प्रतीत होना, लुक दिखाई देना, लुक, फील, स्मेल और टेस्ट, मीनिंग देखना। लुक माने दिखाई देना, मीनिंग लिख रहा हूं, उसी मीनिंग में रूल लगेगा। महसूस होना, महसूस करना नहीं, स्मेल, महकना, सूंघना नहीं, टेस्ट, स्वाद होना, स्वाद लेना नहीं, ध्यान दीजिएगा, मीनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है यहां पे। इनके साथ अगर ये इस सेंस में है तो इनके साथ एडवर्ब नहीं आएगा, एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाएगा। सीम अपीयर प्रतीत होने के सेंस में, लुक दिखाई देना, ये मीनिंग है। अगर फील का मतलब महसूस होने की बजाय कुछ और होगा तो हो सकता है उसके साथ लग जाए, लेकिन इस सेंस में इसके साथ एडवर्ब नहीं आएगा, एडजेक्टिव आएगा। वह प्रतीत हुआ, प्रतीत होने के सेंस में है, प्रतीत होने के सेंस में इसके साथ एडवर्ब एंग्रीली जो लिखा हुआ है वो गलत माना जाएगा, इसका एडजेक्टिव बनाएंगे और एंग्रीली का एडजेक्टिव बनेगा एंग्री, एंग्री कर लेंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, एडजेक्टिव नहीं, लेकिन कुछ वर्ब अपवाद हैं, उनकी मीनिंग मैंने बताई। इस सेंस में अगर ये वर्ब आ रही हैं तो इनके साथ एडवर्ब में लिख करके एडजेक्टिव का प्रयोग हम लोग करते हैं। He never liked to treat his brothers friendly, वह कभी भी अपने भाइयों के साथ मित्रवत व्यवहार नहीं करता है। That is why he could not win their love and favor, यही कारण है कि वो कभी भी उनके प्रेम को और उनके फेवर को जीत नहीं पाता। इस चीज को समझना है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट, कि जब हम नाउन में एलवाई जोड़ते हैं, किसी नाउन में एलवाई जोड़ते हैं तो ये बनता है एडजेक्टिव, और जब हम किसी एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ते हैं तो ये बनता है एडवर्ब। तो कई बार कुछ एडजेक्टिव हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं, जैसे फ्रेंड प्लस एलवाई, फ्रेंडली। इसी तरीके से मैं एग्जांपल लिख दे रहा हूं, निगार्डली, माइजरली, ब्रदरली, ठीक है, ये सारे शब्द आपके एडजेक्टिव हैं। क्लियर हो गया, क्योंकि ये नाउन में एलवाई जोड़ने से बने हुए हैं। मैनली, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़े हैं, ज्यादा होते तो हमारे लिए परेशानी होती। ये फ्रेंडली है, ये नाउन क्या है, एडजेक्टिव। देखिए यहां से आप समझ गए ये एडजेक्टिव है एक तरीके का, लेकिन इस सेंटेंस में ये हमको धोखा दे रहा है। ये कह रहा है वह कभी भी पसंद नहीं करता अपने भाइयों के साथ मित्रवत व्यवहार करना, तो फ्रेंडली क्या है, ट्रीट कर रहा है, व्यवहार कर रहा है। तो यहां फ्रेंडली ट्रीट के बारे में बता रहा है, ट्रीट वर्ब है जबकि ये एडजेक्टिव है। ये एलवाई लगा करके आया है हमारे सामने ताकि हम कंफ्यूज हो जाए, इसको एडवर्ब समझे, जबकि वास्तव में ये एडवर्ब नहीं है, ये हमें आपको कंफ्यूज करना चाह रहा है। गलत हो गया, ये एडजेक्टिव है और वर्ब की विशेषता नहीं बता सकता है। तो क्या करें, इसको एडवर्ब में बदलें, फ्रेंडली का। अब एडवर्ब कैसे बनेगा, इसमें तो ऑलरेडी एलवाई लगा हुआ है, तो क्या एक और एलवाई लगा दें, लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, ऐसी कंडीशन में हम ये गलत मान लिया जाएगा, हम इसको चेंज करेंगे इस सेंस में, इन ए फ्रेंडली मैनर, ऐसा
ऐसा इसका जगह लिख देंगे। अब ये फ्रेज बन गया एक तरीके का। और यहां फ्रेंडली देखिए मैनर के बारे में बता रहा है, मैनर नाउन है, ये एडजेक्टिव के रूप में है, अब सही हो गया। और ये पूरा फ्रेज बन करके ट्रीट के बारे में बताएगा। अब हमारा रूल यहाँ पे फॉलो हो जाएगा, सेंटेंस गलत नहीं है तो सही कर लेंगे हम। जहां पर फ्रेंडली है वहां करेंगे इन ए फ्रेंडली मैनर, और इसी तरीके से इन सारे शब्दों के साथ भी व्यवहार करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सुशील वाज एनफ काइंड, ध्यान दीजिएगा, एनफ जिस भी शब्द की विशेषता बताता है उसके पहले नहीं लिखा जाता, बल्कि उस शब्द के कहां लिखा जाता है, बाद में। ये गलत है, ये सही है। एनफ पहले नहीं आएगा, पहले लिख रहे हैं तो गलत है, बाद में लिखा जाएगा। एनफ काइंड, काइंड के बारे में बता रहा, पर्याप्त दयालु है, लेकिन काइंड के पहले लिखा हुआ है इसलिए गलत है। यहां पे इसका सही बनेगा काइंड एनफ। हम इसको बाद में लिख देंगे, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शी स्पीक्स फ्लुएंटली इंग्लिश, यहां पे क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर का रूल है कि एडवर्ब ऑफ मैनर जो होते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर माने जो हमें बताते हैं कि कोई काम किस तरीके से किया गया। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, केयरफुली, सावधानी पूर्वक किया गया, फ्लुएंटली, बहुत ही फ्लुएंट तरीके से उसने बोला, ये सारे ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। रूल कहता है कि एडवर्ब ऑफ मैनर सब्जेक्ट और वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर वर्ब और उसका जो ऑब्जेक्ट है उसके बाद लिखा जाएगा। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद ये लिखा जाएगा। यहां देखें, स्पीक वर्ब हो गई, इंग्लिश इसका ऑब्जेक्ट है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये बीच में घुसा हुआ है, यही गलत है। इसको उठाइए और यहां लगा दीजिए, सही हो जाएगा। तो करेक्शन क्या बनेगा, करेक्शन बनेगा सी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। कॉन्सेप्ट नीचे लिखा हुआ है, ये इसका करेक्शन हो गया। क्या कॉन्सेप्ट था कि ये जो एडवर्ब ऑफ मैनर है ये वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा। आगे आते हैं। देयर वाज हार्डली नो ट्रीज, ध्यान रखिएगा, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, ठीक है, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, ये सारे निगेटिव वर्ड हैं। ये निगेटिव वर्ड है, इनके साथ हम नॉट का नहीं लगाएंगे। निगेटिव वर्ड है, डोंट यूज एनदर निगेटिव वर्ड विथ देम, इनके साथ कोई दूसरा निगेटिव वर्ड आपको नहीं लगाना है। तो हार्डली के साथ ये जो दूसरा नो आ रहा है हटा दीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। बी पार्ट में एरर है, दोनों निगेटिव आ रहे हैं, गलत है, नो हटाइए। या ऐसा भी कर सकते हैं, नो को हटाने की जगह उसकी जगह एनी कर दीजिए, सही हो जाएगा। ऐसा कर लीजिए, हार्डली एनी ट्री। आगे आइए। अंडर ए ट्री वाज सिटिंग, में पीछे बता चुका हूं, एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस को बताने वाला कोई एडवर्ब या कोई एडवर्बियल फ्रेज, कोई शब्द या एडवर्बियल फ्रेज अगर सेंटेंस की शुरुआत में लिखा हुआ है और वो सेंटेंस आपका सिंपल है, सिंपल सेंटेंस है, फिर भी उसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब नहीं बनेगा, गलत माना जाएगा। HSV लिखेंगे तो भी गलत माना जाएगा, HVS ऐसा लिखेंगे तब सही माना जाएगा। जब सेंटेंस की शुरुआत में एडवर्ब प्लेस लिखा हो, प्लेस को दर्शाने वाला कोई एडवर्ब हो, जैसे देखिए अंडर ए ट्री, पेड़ के नीचे। और कुछ एग्जांपल, आउटसाइड द गेट, पढ़ने से लगे कि हाँ ये किसी जगह को दर्शा रहा है, आउटसाइड द गेट, ऑन द हिल, ऑन द हिल, पहाड़ी के ऊपर, इस तरीके से। तो ये एडवर्बियल फ्रेज है। इसके बाद देखें, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। HVS का स्ट्रक्चर सही है, यानी ये सेंटेंस सही लिखा हुआ है, नो एरर हो जाएगा इसमें। आगे आइए, समझ गए होंगे आप, अंडर ए ट्री एडवर्बियल फ्रेज, ये इसमें आ रहा है, HVS का कंस्ट्रक्शन होगा। केवल हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखे, मेन वर्ब को बाद में लिखेंगे तो भी गलत माना जाएगा। दो कंडीशनें गलत की हैं, सही ये होगा, इस हिसाब से सही लिखा हुआ है। नो सूनर, ध्यान दीजिएगा, नो सूनर, अगर ये वर्ड कोई भी सेंटेंस है
एक सेंटेंस है और नो सूनर देन लिखा हुआ है, तो ये जो सेंटेंस इसके बाद लिख रहे हैं, इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा HSV, ये स्ट्रक्चर होगा SHV, ऐसा स्ट्रक्चर गलत माना जाएगा नो सूनर के बाद। तो नो सूनर के बाद देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, यही गलत है, हमें HSV लिखना है, लेकिन इसमें तो हेल्पिंग वर्ब है नहीं। देखिए कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड, तो इतना पोर्शन करेक्ट होगा। हम पहले यहाँ हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डिड, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे वी, लेकिन जब डिड लिख देंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, डिड वी रीच, ऐसा कर लेंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द वर्कर्स आर वर्किंग फास्टली। ध्यान दीजिएगा इंग्लिश में फास्टली जैसा कोई शब्द नहीं है, फास्टली देयर इज नो वर्ड, कोई ऐसा शब्द नहीं है जो फास्टली हो, फास्टली शब्द ही नहीं है, हर जगह फास्ट ही यूज करते हैं, एडजेक्टिव के भी रूप में और एडवर्ब के भी रूप में। तो यहां पर फास्टली की जगह फास्ट हो जाएगा और सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, रमन इज टू लेजी दैट, आप ध्यान दीजिएगा TOO और एडजेक्टिव आगे दैट लिखा हुआ है, यह कंस्ट्रक्शन इंग्लिश में संभव नहीं है। क्या कंस्ट्रक्शन होता है, सो एडजेक्टिव या एडवर्ब उसके बाद दैट, ये स्ट्रक्चर होता है, सो एडजेक्टिव एडवर्ब या दैट। यहाँ टू एडजेक्टिव प्लस दैट लिखा हुआ है, गलत है, टू की जगह सो कर लीजिए, सीधे सिंपल ही रह है, स्ट्रक्चर बेस्ड है, कोई बहुत टिपिकल नहीं है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, कर लीजिए। दिस हैपेंड जस्ट एग्जैक्टली, ध्यान दीजिएगा जस्ट का मतलब एक मतलब इमीडिएटली भी होता है, दूसरा मतलब एग्जैक्टली भी होता है। तो अब चूंकि इसका मतलब खुद एग्जैक्टली है और इसके साथ एक और एग्जैक्टली आएगा तो गलत हो जाएगा, इस एग्जैक्टली को हटा देंगे, ये सुपरफ्लुअस हो गया, दो वर्ड एक ही अर्थ वाले एक साथ आ गए हैं, सुपरफ्लुअस हो गया, एग्जैक्टली को हटा देंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। आगे आइए, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज सो कॉम्प्लिकेटेड एज वी कैन नॉट डिस्क्राइब इट इन अ फ्यू सेंटेंसेस। सापेक्षिकता का सिद्धांत इतना जटिल है कि हम उसको देखिए सो डैश डैश एज, ये जब लिखते हैं तो हिंदी आता है उतना और जितना, और अगर भाव सो दैट का क्या है, ये है इतना है कि, तो यहां मीनिंग निकालिए, सापेक्षिकता का सिद्धांत इतना जटिल है कि हम इसे शब्दों में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। यहां ये वाला सेंस नहीं है, ये वाला सेंस है, यहां एज की जगह दैट लिख लेंगे, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, सुनीता क्लोज द विंडो ग्रिल प्रोवाइडेड दैट, देखिए प्रोवाइडेड दैट लिखा हुआ है और एक शब्द होता है सो दैट। प्रोवाइडेड दैट का मतलब हुआ बशर्ते की, और सो दैट का मतलब हुआ ताकि। प्रोवाइडेड दैट शर्त को दर्शाता है और सो दैट उद्देश्य या पर्पज को दर्शाता है। तो इस सेंटेंस को पढ़िए, जहां शर्त का भाव हो वहां प्रोवाइडेड दैट लिखिए, जहां उद्देश्य का भाव हो वहां सो दैट लिखिए। सुनीता ने विंडो ग्रिल बंद कर ली, इस शर्त के साथ कि कहीं बच्चा गिर ना जाए, नहीं, सुनीता ने विंडो ग्रिल बंद कर ली ताकि बच्चा कहीं गिर ना जाए, यहां उद्देश्य है उसका, ये इस कारण से उसने विंडो ग्रिल बंद की, तो प्रोवाइडेड दैट गलत होगा, यहां पे जो भाव है वो शर्त का ना होकर उद्देश्य का है, सो दैट कर लेंगे। आगे आइए, आई एडवाइज प्रशांत, मैंने प्रशांत को सलाह दी कि सड़क पे रात में देर में ना टहले, लेट माने देर से होता है और लेटली माने हाल ही में, लेट और लेटली के बीच का डिफरेंस है। यहाँ पे देर का भाव है कि रात में देर तक न टहले, तो लेटली की जगह क्या लिखेंगे, लेट, और ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, समय की सीमा कारण थोड़ा हम लोग स्पीड में चल रहे हैं। दिस मशीन लुक्स गुड, यह मशीन अच्छी दिखाई देती है, अभी पीछे आया था ना, और उसमें मैंने बताया था सीम अपीयर, लुक माने दिखाई देना, अगर इस सेंस में ये वर्ब आ रही तो इसके साथ एडजेक्टिव आएगा, ये सही लिखा हुआ है, पीछे रूल था इसका। बट इट इज वेरी बैडली डिजाइंड, वर्ब है उसके पहले एडवर्ब है, एंड डजंट वर्क गुड, लेकिन ये सही तरीके से काम नहीं कर रही है, वर्क वर्ब है। इस वर्ब की विशेषता देखिए, वर्क शब्द वहां पे नहीं था,
लुक वहां पे था, सीम अपीयर, लुक फील स्मेल टेस्ट वहां पे था, और लुक माने दिखाई पड़ने का अगर सेंस है तो इसके साथ एडजेक्टिव सही माना जाता है, ये सही लिखा हुआ है। लेकिन यहां ये वर्ब है और यहां पे ये एडजेक्टिव इसकी विशेषता बता रहा है, गलत है, एडवर्ब होना चाहिए। तो गुड को एडवर्ब में बदलेंगे क्योंकि ये इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है और इसका एडवर्ब होगा विल। सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न, ओल्ड हैबिट डाई हार्ड। कहावत है खराब आदतें जल्दी नहीं छूटती हैं। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, खराब आदतें जल्दी नहीं छूटती। एसएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है। यहां हार्ड होगा, हार्डली निगेटिव वर्ड है, मैंने आपको बताया है हार्डली का मतलब नहीं के बराबर होता है, नहीं के सेंस में यूज होता है। और इसी के साथ आज का हमारा सेशन था वो फिनिश हुआ, जिसमें हमने एडजेक्टिव और एडवर्ब के क्वेश्चन लिए थे। कल हम लोग वर्ब के क्वेश्चन लेकर के डिस्कस करेंगे। ये सारा पॉइंट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जाएंगे तो वहां पे ये पूरी पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगा।